today we have retired army officer Colonel Manish Jaitley with us. और काफी सारे सवाल होते हैं हमारे दिमाग में सिविलियंस के, जो न्यूज़पेपर के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से और प्राइम टाइम डिबेट्स के माध्यम से हम उनको क्लियर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन होता यह है कि हम काफी सारे व्यू पॉइंट्स मिलते हैं प्राइम टाइम डिबेट से, और वो नजरिए को हम कंज्यूम करते हैं। हम व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर भी काफी सारी इंफॉर्मेशन आती है, तो इसमें काफी सारी इंफॉर्मेशन मिसलीडिंग होती है, फेक न्यूज होती है, और हमारी समझ भी जो है उसके साथ मैच नहीं खाती। तो विद दिस थिंग इन द बैकग्राउंड मैंने मनीष जी को रिक्वेस्ट किया था कि सर, हमारे जो भी डाउट्स हैं सिविलियंस के विद रिगार्ड टू इंडिया चाइना स्टैंड ऑफ, आप उसको आंसर करें और एक हम लोग के लेवल पे आके उसको समझाने का कोशिश करें। तो आपका स्वागत है मनीष जी शो में। और एक और चीज मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा, कर्नल मनीष जेटली काफी अच्छे लेखक है। उन्होंने 2 बुक लिखी हुई है, ओ माय गॉड्स जो नक्सल मूवमेंट के ऊपर है, और दूसरी 2611 जो टेररिस्ट अटैक के ऊपर है। अभी एक तीसरी बुक भी लिख रहे हैं, और मेरा पूरा विश्वास है कि ये तीसरी बुक भी जो है कुछ ना कुछ जो देशी भाषा में बोलेंगे उठापटक जो है उससे रिलेटेड होगी। और बट डेफिनेटली ये जो भी लिखते हैं वो उसके काफी मायने होते हैं, और उसके अंदर एक सोल्यूशन भी सामने आता है। ये उसकी विशेषता है, और काफी नजदीकी से उसको एक आईने के तौर पर दिखाते हैं हकीकत को, जो उन्होंने पहली 2 बुक्स में किया था। तो आइए उनसे अपना सवाल शुरू करते हैं। पहला, लद्दाख में जो अपना स्टैंड ऑफ है और चाइना जो पीएलए है काफी नजदीक में है, कुछ लोग जो हम लोग की जो भाषा है सिविलियंस की, ये जो सुन के अभी लोगों को टीवी की इंटेलिजेंस फेलियर, तो ये क्या है, कितने नजदीक में है, क्या थ्रेट है, इसके बारे में आप विस्तृत से बताने का कोशिश करें। देखिए रॉबिन, ऐसा है, ये शब्द जो है इंटेलिजेंस फेलियर, ये शब्द मैं इस्तेमाल नहीं करूंगा, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग शब्द है, और ये इसलिए इस्तेमाल हो रहा है क्योंकि परसेप्शन जो है लोगों का, वो इस मामले में अभी पूरी तरह से उनको सच्चाई क्या है, जो अंडरस्टैंडिंग क्या है लाइन ऑफ कंट्रोल की, वो नहीं है। लाइन ऑफ कंट्रोल जो पाकिस्तान के साथ में है वो बिल्कुल क्लियरली डिफाइंड है। हमें पता है कि लाइन ऑफ कंट्रोल इस हाई पॉइंट से आकर के यहाँ पर आई, ये रिवर बेड तक गई, और फिर इसके आगे रिवर के साथ गई है, जैसे भी गई बिल्कुल क्लियरली डिफाइंड है। पाकिस्तान के फौज को भी पता है और हमारी फौज को भी पता है। सियाचिन का इलाका को छोड़ दे, उस इलाके को के अलावा बाकी पूरा कंप्लीटली डिफाइंड है। चीन के केस में हमारी ये लाइन ऑफ कंट्रोल, एक्चुअल कंट्रोल, ये डिफाइंड ही नहीं है। चीन कहता है कि हमारी लाइन यहां तक आ रही है, और हम कहते हैं कि नहीं, ये लाइन इधर तक। तो ये जब तक लाइन डिफाइंड ही नहीं है, तो उसी की वजह से ये सारी दिक्कतें हो रही। जैसे ये चीन की तरफ से अगर मैं आपको बताऊं कि ये जानबूझ के किया जा रहा है, कि इन्होंने जानबूझ के लाइन ऑफ कंट्रोल डिफाइन नहीं की है, क्योंकि एक बार अगर उन्होंने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल डिफाइन कर दी तो फिर उसके आगे वो नहीं आ सकते। लेकिन अगर वो डिफाइन नहीं करते हैं तो वो आज इधर आ जाएंगे, फिर उसके आगे आ जाएंगे, फिर क्योंकि डिफाइंड ही नहीं। जो इंटेलिजेंस फेलियर जिस शब्द का आपने इस्तेमाल किया, मैं आपको अगर बताऊं कि क्या हो रहा था। चीन की फौज एक जगह तक परमानेंट स्ट्रक्चर में थी, अपने आगे तक आती थी, पेट्रोलिंग करती थी। हमारी फौज पीछे थी, हमारी फौज जाकर के उनको उस जगह पे रोकती थी, और ये लोग उसके बाद वापस चले जाते थे अपनी परमानेंट स्ट्रक्चर। इस बार हुआ ये है कि ये लोग वापस नहीं गए, ये लोग आगे आए हैं और वापस नहीं गए हैं। तो इसको अगर आप इंटेलिजेंस फेलियर कह सकते हैं, मुझे नहीं लगता कि इसको हम इंटेलिजेंस फेलियर कह सकते। ये सही है कि हमें उन्हें वापस भेजना है। अगर हमने उनको वापस नहीं भेजा तो वो आज यहां तक आए हैं, और कल फिर वो इससे आगे आए, और हमें भी उस इलाके तक आने नहीं देंगे। तो फेलियर इस शब्द का इस्तेमाल नहीं करूंगा। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मैं खुद दौलत बेग ओल्डी और
ट्रैक जंक्शन देप्सांगला प्लेन्स के इलाका जो है वहां पर मैं खुद था, और चीनियों के साथ में ये हमारा अक्सर होता, आके आते थे, हम उनको जाके रोकते थे कि आप यहाँ नहीं आ सकते, आप वापस जाइए। वो कहते थे कि नहीं, हमारा तो और आगे तक इलाका है, लेकिन हम उनको आगे नहीं आने देते थे, और अंत में वो लोग वापस चले जाते। तो मेरे हिसाब से ये इंटेलिजेंस फेलियर कहना है इसको, ये सही नहीं होगा। दिस लीड्स अस टू द सेकंड क्वेश्चन, जो मैंने भी काफी सारी डिबेट्स में सुना हुआ है, प्राइम टाइम डिबेट्स में, वो ये कि समवेयर अराउंड मिड ऑफ नवंबर जब विंटर्स पिकअप होना शुरू होगा, दैट इज द टाइम देयर इज अ पॉसिबल थ्रेट ऑफ, और पॉसिबिलिटी ऑफ लिमिटेड वॉर बिटवीन द टू नेशंस। रॉबर्ट, जहां तक बिल्डअप का सवाल है तो हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। ये इस वक्त विंटर की स्टॉकिंग चल रही है कि सर्दियों में क्योंकि वहां पर जहाज इतनी आसानी से आ नहीं सकते हैं, तो ये इस वक्त वहां पर स्टॉकिंग हो रही है। अदरवाइज बिल्डअप हमारा कंप्लीट तैयार हो चुका है। दैट्स पॉइंट नंबर 1। नंबर 2, जो आपने पॉसिबिलिटी ऑफ लिमिटेड वॉर की बात की है, वो मैं आपको अगर वॉर नहीं होगी तो सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि हम मिलिटरीली और पॉलिटिकली युद्ध के लिए तैयार हैं। अगर हम युद्ध के लिए तैयार होंगे तभी दुश्मन एक बार जरूर सोचेगा कि हमें युद्ध करना चाहिए या नहीं। अगर आपको याद होगा, ये 1962 से बिल्कुल विपरीत स्थिति है। 1962 में हम ना तो मिलिटरीली तैयार थे और ना ही पॉलिटिकली तैयार। इस वक्त ये सिचुएशन बिल्कुल ऑपोजिट है। तो युद्ध होगा या नहीं होगा ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन अगर नहीं होगा तो सिर्फ इसलिए क्योंकि हम युद्ध के लिए तैयार हैं। So that is one point that we have to understand very clearly, and हमें इसमें घबराने की भी कोई बात नहीं या डरने की भी कोई बात नहीं कि युद्ध होगा तो क्या होगा। हमारी फौज, जैसा कि मैंने पहले बताया कि बिल्डअप हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है, बिल्डअप में प्रॉब्लम नहीं है। चाइना की भी फौज जितनी भी है वहां पर, उनका भी अपना बिल्डअप है। This one has to grant it to them. लेकिन point that has to be very clearly understood is कि हम जितनी फौज वहां पर हमें चाहिए चीन को रोकने के लिए, वो फौज हमारी पूरी तरह से वहां पर उतनी मौजूद है और तैयार। अगर हम चीन ये सोच रहा है कि 1962 में उसने जो किया था, तो सिचुएशन वैसी तो बिल्कुल है ही नहीं। 1962 में एक ब्रिगेड नेफा में थी और एक ब्रिगेड लद्दाख, जिसके ऊपर जिन्होंने हमला किया है, और वो दोनों ब्रिगेड तैयार भी नहीं। दोनों ब्रिगेड बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे उनको बोला गया था कि आप जाइए और चीनियों को बाहर निकालिए। तो जब तैयार नहीं थी, उनको लास्ट मोमेंट पे जब बताया गया, तो फिर उसके बाद जो हुआ वो होना ही था, वैसा ही इट वाज बाउंड टू हैपन दैट वे। और सिचुएशन इस वक्त बिल्कुल विपरीत। तो ये हमें समझना पड़ेगा कि इस वक्त इतना आसान नहीं है चाइना के लिए कुछ भी करना। This leads us to one final question. 5 राफेल फाइटर प्लेन्स का डिलीवरी हो गया है फर्स्ट में, एंड आई थिंक ये पहला शायद ऐसा मौका है जब पूरा देश, जो डिफेंस फोर्सेस है, उनके लॉजिस्टिक्स के साथ जुड़ा हुआ है और खुशियां मना रहा है। सो वन, व्हाट यू हैव टू लाइक, आपका जो करियर था डिफेंस में, वो टाइम में जब भी कुछ टाइप के एक्विजिशंस होते थे सेना के साथ या एयरफोर्स के लिए या फिर नेवी के लिए, तब लोगों का रिएक्शंस क्या होता था? ऑब्वियसली तब सोशल मीडिया नहीं था, तो वो उसका एक वैक्यूम था इंफॉर्मेशन फ्लो होने का। और दूसरा ये कि इससे हमारे जो है इन रियल सेंस कितना उसको स्ट्रेंथ मिल गया है।
बॉर्डर की ओर। ये बात बिल्कुल सही है कि राफाल एक ऐसा एयरक्राफ्ट है जिसके आने से एक बहुत बड़ा हाइप हुआ है, जो समझ में आता है। जनता, देश के लोग बहुत खुश हैं। लेकिन कुछ समय पहले तक ऐसा कुछ नहीं होता था। मेरी अपनी रेजिमेंट, मैं आपको बता दूं कि मेरी अपनी रेजिमेंट T90 रेजिमेंट फर्स्ट रेजिमेंट थी, इसको T90 टैंक्स मिले थे। 5 आर्मर्ड रेजिमेंट, इट वाज द फर्स्ट रेजिमेंट। और वो इट वाज मतलब वो आया, हम लोग गए, ट्रेनिंग किया, और उसके बाद टैंक्स आए, हमने टैंक्स टेक ओवर किए। टैंक्स के बाद उसके बाद हमारी एक्सरसाइज हुई, जहां पर हमने उन टैंक्स को पूरी तरह से, ट्रूप्स और टैंक्स को दोनों को टेस्ट हुए, एंड दे वर अप्रूव्ड। एंड लोगों को शायद न्यूज़पेपर्स में आया होगा, बट इससे ज्यादा कुछ नहीं था। दैट्स ओके। ये आज से तकरीबन 19 साल पुरानी बात है, तो दैट इज अंडरस्टैंडेबल। जहां तक रफाल का आज का सवाल है, तो ये एक अपने आप में एक 5 की गिनती को अगर हम ना देखें, हम एक पूरे प्रोसेस को देखें, क्योंकि 5 एयरक्राफ्ट अपने आप में, अगर हमारा चीन के साथ में युद्ध होता है, तो अपने आप में 5 एयरक्राफ्ट बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं हो कर पाएंगे। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि ये आने से फायदा तो डेफिनेटली है, पर अगर हम ये सोचें कि इन 5 एयरक्राफ्ट से ही हम युद्ध जीत जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। बाकी पूरा पैराफेर्नालिया पहले भी सशक्त था, एयरफोर्स पहले भी ताकतवर थी, और इनके आने से और थोड़ी बढ़त मिली है डेफिनेटली। बट एक चेंज इसलिए हुआ है क्योंकि ये एक कंप्लीटली न्यू जनरेशन का जहाज है, 4.5 जनरेशन का जहाज है, विच इज आज के जितने भी जहाज हैं उससे बहुत, हमारे पास जो है उनसे एक जनरेशन आगे। दैट इज पॉइंट नंबर 1। नंबर 2, इस कॉन्टेक्स्ट में मैं आपको बताना चाहूंगा कि ग्लोबल टाइम्स, जो कि चाइना का एक है, जो इसको आप चाइना का गवर्नमेंट का माउथपीस भी कह सकते हैं, उन्होंने आज अपने एक आर्टिकल में क्लियरली लिखा है कि उनका जो सबसे बेहतरीन जहाज है, J20, जिसको वो 5th जनरेशन कह रहे थे, वो एक्चुअल में 5th जनरेशन नहीं है, 4th जनरेशन है। जानकारी के लिए आपकी बता दूं कि 4th और 5th जनरेशन में स्टेल्थ का फर्क होता है कि जो 5th जनरेशन का जहाज होगा वो आसानी से रडार्स को पकड़ में नहीं आएगा, क्योंकि उसकी कंप्लीट पूरा का पूरा जहाज स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है। कोई भी वेपन्स, कोई भी मिसाइल्स या जितने भी रॉकेट्स वगैरह उसमें लगे हुए हैं, एवरीथिंग इज इनसाइड द बॉडी ऑफ द एयरक्राफ्ट, और बाहर कुछ नहीं दिखता है, तो रडार के लिए को पकड़ना उसके लिए काफी मुश्किल हो जाता है। इन दैट सेंस हमारा रफाल जो है वो 4.5 है, कंप्लीटली स्टेल्थ एयरक्राफ्ट नहीं है, लेकिन उसका रडार सिग्नेचर बहुत ही छोटा है। उसके पकड़ना इतना आसान नहीं है, और मुझे लगता है कि जो चाइना का J20 है, उससे ये बेहतरीन साबित होगा। अभी एक सर्विंग ऑफिसर्स, कई सर्विंग ऑफिसर्स ने भी कहा है कि वो बेसिकली 3.5 जनरेशन है, 4 या 5th जनरेशन तो डेफिनेटली नहीं। तो डेफिनेटली एक गेम चेंजर, अब धीरे धीरे ये बात शुरू होगी कि हमारे पास दुनिया का जो बेहतरीन इक्विपमेंट है वो अब आ रहा है फौज में। सो दिस इज अ स्टार्ट पॉइंट ऑफ अ न्यू बिगिनिंग, यू कैन से। इन दैट सेंस इट इज डेफिनेटली गोइंग टू बी अ गेम चेंजर। एंड जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है कि साल के एंड तक 5 जहाज और आने वाले हैं। सो दैट विल डेफिनेटली बी अ वेरी क्रेडिबल डेटरेंस, इफ आई हैव टू यूज द वर्ड। तो मुझे लगता है कि अब इससे सिचुएशन हम लोग और ज्यादा ताकतवर होते जाएंगे जैसे जैसे समय बीतेगा। Sounds good. So Manish ji, this is a very good piece of information, and once again I repeat for the civilians, because हम लोग की काफी सारी उत्सुकता रहती है, काफी सारी क्यूरियोसिटी रहती है कि भाई ये क्या हो रहा है और इसके मायने क्या है। Because what we understand is just
नेम्स, पिक्चर्स, और आजकल कुछ एक उसके वीडियो फुटेज आते हैं, तो उससे काफी एक्साइटमेंट होता है और हम लोग का भी जोश बढ़ता है सिविलियंस का वो सब चीजें देखकर। तो आपके साथ जुड़े रहेंगे और अगले सेशन में वील हैव सम मोर curiosity based questions which I'll cloud source from various sources, and I'm sure once you answer those questions also, this will become a good routine exercise for you and civilians who have a lot of questions. Thank you so much, sir.